पहली बात याद रखिएगा कि खिलाफत जो है वो दीन जो है निज़ाम जो कायम होने वाला है फर्स्ट टाइम नहीं कायम हो रहा, ठीक है ना। नबी पाक ने सबसे पहले कायम किया था निज़ाम इस्लाम का। और खुलफा राशिदीन ने चलाया और बाकी खुलफा ने उसके बाद चलाया। इस्लाम इज ए लिविंग प्रैक्टिकल रियलिटी जिसने दुनिया के ऊपर 1342 साल, ये लिखिएगा आप, 1342 ईयर्स रूल किया है, ठीक है। फॉर ए मेजर मतलब आखिरी जो 4-5 साल थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता इश्यू स्टार्ट हो गए थे, डिक्लाइंस के मसले थे, लेकिन उसको टूटते टूटते भी मतलब वेस्टर्न यूरोप को और बाकी ताकतों को इस्लाम को तोड़ने में 400-500 साल लगे। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग ऑफ ए सिस्टम, ठीक। और ये सिस्टम 1342 साल तक किसी मदीना की सिर्फ एक इलाके में नहीं कायम था, बल्कि मदीना की रियासत के तो फौरन बाद ही हजरत उमर के जमाने तक वी वर ऑलरेडी रीचिंग फार फ्लंग एरियाज। ये हजरत उमर के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। फौरन हजूर के जिस दिन हजूर ने निज़ाम इस्लामी रियासत मदीना में कायम की, हिज फर्स्ट स्टेप वाज कि उन्होंने क्या उसे कहते हैं कि डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव जहाद शुरू किया। नॉट डिफेंस, अपने आप को बचाने वाला जहाद नहीं किया, हम पे हमला है, तो किसी को भी हमला वो बचाता है अपने आप को, नहीं। ऑफेंसिव, ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स आउट कि ये निज़ाम है अल्लाह का, इसको कायम करें, को कबूल करें, नहीं करते कोई मसला नहीं है, आप रहें जो आपने रहना है, क्रिश्चियन यहूदी जो भी रहना रहें, लेकिन निज़ाम अल्लाह का ही रहेगा। आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, आप जो मर्जी मानते हैं, खुदा जिसको मानते हैं माने, लेकिन निज़ाम इस्लाम का ही कायम रहेगा। दिस वॉज हिज फर्स्ट इनिशिएटिव एज अ स्टेट्समैन, ठीक है। ये निज़ाम 1342 साल कायम रहा। 800 साल 712 में तारिक बिन जियाद पहुंचा था आपके स्पेन में, ठीक है। मैं तो उस इलाके में 3 महीने रह कर आया हूँ। एंड इट लास्टेड अप अंटिल 1492। अब स्पेनिश इंक्विजिशन की हिस्ट्री पढ़ी, डेट्स लिख लीजिए कागजों में, सारी गूगल करते रहिएगा। स्पेनिश इंक्विजिशन की हिस्ट्री पढ़िएगा 1492। उस वक्त किंग था वहाँ का, उसका नाम था फर्डिनेंड। और एजाबेला क्वीन थी यहाँ की स्पेन की, फर्डिनेंड था ये इसका पुर्तगाल का। इन दोनों ने मिलकर फिर ये मुहिम चलाई थी। हिस्ट्री बाद में पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन है इसके, जब आप ये कहते हैं ना क्या ये वाकई मौजूद है, मौजूद क्या है, इसको तो प्रैक्टिकली रन किया गया। इट वाज प्रैक्टिकली प्रूवन टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस सिस्टम। ये वो सिस्टम था जिस सिस्टम में लिटरली फॉर मैनी हंड्रेड ईयर्स, ये कागज में लिख लीजिएगा, मैनी हंड्रेड ईयर्स दे कुड नॉट फाइंड ए पुअर पर्सन जिसको जक़ात दे सके। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद जक़ात मनी ओनली। और ये हम इकोनॉमिक सिस्टम को सिर्फ जक़ात ही समझते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि 2.5% दे दिया, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट हो गया, जबरदस्त हो गया, वाह वाह ब्यूटीफुल। इस्लामिक सिस्टम इज इकोनॉमिकल सिस्टम ओनली, अगर आप देखेंगे ना, इट इज मच मोर डिटेल्ड। ये जिस तरह हम कैपिटलिज्म को आज देखते हैं ना, इसमें फुटसी के रेट आ रहे होते हैं हमारे पास, उसमें जनाब हमारी इस कंट्री की जीडीपी क्या है, इसका पीपीपी क्या है इस कंट्री का। उसके बाद हम उसकी फॉरेक्स ट्रेडिंग देखते हैं, फिर हम उसके सारा कुछ डिटेल्स में आ रहा है, बैंकिंग क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं, द होल थिंग, गवर्नमेंट शेयर बॉन्ड्स क्या, ये सारी हमें लगता है यार इतना कॉम्प्लेक्स। इस्लाम तो पता नहीं, इस्लाम में तो बस ज़कात है, फुल स्टॉप। वो तो बस वही है कि हाँ, गुड टू बी योर नेबर, नेबर भूखा उसको खाना दे, तो इतना इस्लामिक सिस्टम बन गया। नो नो नो, ये आपकी गुड विल पे नहीं चलता इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम। इट इज डिजाइन डिटेल्ड सिस्टम, जिसकी किताबों की मैंने आपको रेफरेंस भी दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। किताब अहकाम सुल्तानिया और खासतौर पर किताब खराज। उस वक्त से ये टैक्सेशन की, खराज की, टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, जमीन को क्या करना है, किस जमीन को, अर्बन लैंड कैसे डिवाइड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड से उस पर टैक्स ज़कात क्या है, नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या है, इस सिस्टम को पूरे को इम्प्लीमेंट किया था गया था फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द हिस्ट्री। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिस्टम इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। ठीक है ना। कैपिटलिज्म तो बेचारी 250 साल पुरानी है, और कम्युनिज्म जो है वो आई थी और 100 साल 125 साल में वो फिनिश भी हो चुकी थी। बॉल्शेविक हिस्ट्री पढ़िएगा आप, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप कैपिटलिज्म की, उस पर हम कभी ग्रुप बना के पूरी डिस्कशन भी करेंगे। सो इस्लामिक सिस्टम इज डिटेल्ड एंड रिटन इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट। ये कोई कहानी कागजी बात नहीं है, एक्चुअल रिटन इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया सिस्टम है। उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी मैं आपको बाद में इसको तफसील से डिस्कस करूंगा, क्या उसके फ्रूट्स निकले थे। तो ये सिस्टम की हम बात करते हैं, और अभी हम यूनिटी की जो बात कर रहे थे ना, उसमें ये कि यूनिटी जो है वो एक एस्पेक्ट है। यूनिटी चाहिए हमें, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश की कितनी अच्छी दोस्ती होनी शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं थी ना। हमारे मसले चल रहे थे कुछ ना कुछ 71 के बाद से, जब से बांग्लादेश लागू हुआ था। अब क्योंकि प्रो पाकिस्तान टाइप की वो आ गई है, वो यूनस आ गया वहाँ पे प्रेसिडेंट। अब तो हम उनकी वो दूसरी जो लाल मुनीरत की एयर बेस है वो भी हमारे कंट्रोल में आ रही है। पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली इसको डेवलप कर रही है चाइना से मिलकर। इट्स अ गुड थिंग, हमारी दोस्ती हो रही है। सेम थिंग अगर आप चाहे ईरान और सऊदी अरब की देखें, उनकी भी दोस्ती काफी फर्क पड़ गया। पहले तो उनके आपस में फसाद थे, अब वो काफी क्लोज आने शुरू हो गए। लेकिन यूनिटी उनकी इस्लाम पे तो बेस नहीं है, दीन पे, ना हमारी दीन पे बेस्ड है। ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस है। सऊदी अरब ने सोचा अब ईरान से दोस्ती कर लें, काफी लड़ाई होगी, हमारा इंटरेस्ट है कि हम दोस्ती कर लेते हैं। पाकिस्तान ने भी सोचा यार काफी होगी लड़ाई, बांग्लादेश ने भी सोचा लड़ाई होगी, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर करना चाहिए। इसके पीछे क्या था, चाइना, बिकॉज दे वांट अस टू बी यूनाइटेड। सो चाइनीज
बेल्ट रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनका BRI है, वो तरक्की करे। उनके अपने मकसद हैं। यानी कि हम यूनाइट हो रहे हैं, यूनिटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, किसी भी वजह से हो रही है, चलो चलेगी। लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम दीन पे यूनाइट हो रहे हैं। मैं और मेरा कज़न आपस में समझे बात नहीं करते थे, इतने कुछ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से कोई ना कोई फसाद ही डाल रखते थे। सडनली मेरा कज़न एक बिजनेस आइडिया लेके आता है, मैं कहता हूँ यार आइडिया बुरा नहीं है। वो मुझे ऑफर मार देता है कहीं कि यार चल लड़ाई छोड़, ये आइडिया के बारे में सोच, क्यों ना मिलके प्लाजा बनाते हैं, इतना रेंट आएगा, इतना ये होगा, या दुकानें बेच देंगे। मैं कहता हूँ यार आइडिया बुरा है। एकदम से हम बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वाई? क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारा वो प्लाजा था, पैसे थे। चलें दोस्ती होना तो अच्छी बात है, फिर भी आई स्टिल अप्रिशिएट इट। लेकिन क्वेश्चन इज, एनीबडी विल अप्रिशिएट इट, लेकिन क्वेश्चन इज कि दोस्ती हमारी दीन की वजह से तो नहीं हुई है, तो नहीं कि हम दोनों मिलकर दीन के लिए काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लोगों को दीन की तरफ लाते हैं। पर चलो दोस्ती होगी, दुश्मनी से तो फिर भी अच्छी है। लेकिन दीन की हम यूनिटी की जब हम बात करते हैं, अनलेस इट इज बेस्ड ऑन दीन पर्टिकुलरली और खास तौर पे, कि दीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर वो दोस्ती ना तो लॉन्गर लास्टिंग है, और ना ही उस दोस्ती की अहमियत अल्लाह की नज़र में है। अल्लाह की नज़र में तो दोस्ती सिर्फ तौहीद की बेस पे और दीन की बेस पे होगी। तो ये दोनों सवालों के जवाब हैं कि यूनिटी होगी तो इस्लाम के अंदर ही होगी। और जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा इमाम होगा, तो इमाम तो होगा ही तब कि हम मेंटली तौर पे एक दूसरे से यूनाइट होंगे, इस बेस के ऊपर कि हमने दीन के लिए यूनाइट होना है। यही हम एक दूसरे को टीच करेंगे, ये एक दूसरे को पूरी डिटेल से सिखाएंगे कि दीन क्या है और दीन पे यूनाइट क्या होने का मतलब क्या है। फिर हम हमेशा हमेशा यूनाइट होंगे तो दीन के अंडर यूनाइट होंगे। और दूसरा मसला हमारा जो है, जो इसकी क्या डिटेल है, जैसे आप कह रहे हैं, वो पूरी रिटन डिटेल, हिस्ट्री रिकॉर्डेड, सब कुछ हमारे सामने पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है। हिजबुत तहरीर वालों के पास, ये साहिल अदीम साहब के पास, इन सब के पास पूरे पूरे डिटेल और बहुत सी जमातें, इन लोगों के पास पूरे पूरे डिटेल लिखे हुए पड़ेंगे इस्लामी निज़ाम क्या है। इसमें कोई किसी को शक व शुबा भी नहीं है। तो इसमें ये मत सोचिएगा जब आएगा आप क्या करेंगे, अब तो कंफ्यूज हो गया, फॉरेन पॉलिसी क्या बनानी थी, यार सोशल सिस्टम कैसे चलाना है, ओहो अब इकोनॉमिक सिस्टम तो नया इसमें दौर दौर आ गया, बैंकिंग कैसे चलाएंगे। वी हैव इट ऑल रिटन, वी हैव इट ऑल ऑर्गेनाइज एंड रेडी। बस हमने अपने मेंटली तौर पर उस थ्रेश होल्ड से और उस वेस्टर्न सिस्टम की जो डोमिनेंस हमारे दिलों पे छाई हुई है, दिमागों पे छाई हुई है, उससे निकालना है कि दिस इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। दुनिया सोचना शुरू होगी। इंटरेस्टिंग ये बात देख लें कि दुनिया सोच रही है कि कैपिटलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन। आज मैं सुन रहा था, एनालिस्ट के लोगों को सुन रहा था, वो यही डिस्कशन कर रहे थे कि नाउ, और ये वेस्टर्न एनालिस्ट है, मैं अपनी छोड़े हमारे लोगों को, तो वो तो वैसे ही दुश्मन है वेस्ट की, चलो छोड़ो। जो वेस्टर्न एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि नाउ वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज बिकमिंग लाइक ए, क्या उसे कहते हैं, नार्सिज्म एंड टोटलिटेरिज्म बन रही है, इनके उसको जबरदस्ती तौर पे लोगों को मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करके हुकूमतें जोर जबरदस्ती से लोगों को डरा धमका के जोड़ रहे हैं। यानी कि उनसे अपनी इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, तो कोई ना कोई जंग, कोई ना कोई चीज चला देते हैं। जैसे नेतन्याहू ने जंग चला दी, सिर्फ इसलिए उसकी हुकूमत हाथ से जा रही है, उसको कोई समझ नहीं है, जैसे ईरान पे हमला कर लो, कम से कम लोग डर के मारे मेरे पीछे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये वेस्टर्न सारी कंट्रीज ये करती आई हैं शुरू से और कर रही हैं, कि लोगों को खौफ व हरास इतना फैला देते हैं कि यार अगर मैं चला गया ना, तो बाहर खड़ा हो दुश्मन तो तुम पे काबिज हो जाएगा बस। तो ये वॉर जो है ना, हम हमें जीतनी है, और जीतनी है तो मेरे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि वो आपको जानबूझ के अनवांटेड वॉर्स में डाल के हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो अंदर के मसाइल हैं कि जॉब क्यों नहीं है, इकोनॉमी क्यों सफर कर रही है, गुर्बत क्यों फैल रही है, मेडिकल सिस्टम क्यों नहीं चल रहा, ये अमेरिका की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा बाप है फैसल दुनिया का भाई। और कैपिटलिज्म का। ये सवाल आखिरी, बस आखिरी लाइन, ये सवाल ये पूछ रहे हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये जंगें वो कर रहे हैं यहाँ तक, विच इज रिप्लेस बाय इस्लाम। सॉरी। नहीं, सॉरी टू कट यू ऑफ, ये भी चीजें क्लियर कर दें जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है ना, तो और जिनका ये मौकफ है कि इसराइल बहुत ताकतवर है और ईरान बहुत कमजोर है, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि खामेनेई पे जितने मुत्तहिद हैं ना लोग को एज अ लीडर मानने पे, उतने नेतन्याहू पे नहीं है। जितना आसान इसराइल में भी रिजीम चेंज है ना, उससे ज्यादा मुश्किल ईरान में है।